मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में। चलिए बच्चों, बात करते हैं आज के अपने लेक्चर के बारे में। देखियो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये आपका प्रॉपर इन्वायरमेंटल स्टडी के ऊपर होने वाला है। इस मॉक टेस्ट की अगर हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो ये आपका 20वां अध्याय है और इसके अंदर वैसे तो 40 क्वेश्चन को डिस्कस करने का प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, लगभग 25 क्वेश्चन को तो डिस्कस करने ही वाले हैं। लेकिन आज का जो लेक्चर है बच्चों, इसका मेन मोटिव आपका क्या रहने वाला है, कौन से एग्ज़ाम के ऊपर इसको फोकस किया गया है। चलिए मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने हाल फिलहाल में रीट के फॉर्म भरे होंगे, तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर हम लोगों को रीट का जो पैटर्न है उसके बारे में थोड़ा सा जानना है। जो रीट के अंदर इन्वायरमेंटल स्टडी आती है, जीएस आती है, उसका जो लेवल है बच्चों वो किस प्रकार का होगा। तो आज ये जो क्वेश्चन है, लगभग 25 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। ये सभी के सभी राजस्थान का जो पात्रता परीक्षा है, अध्यापक पात्रता परीक्षा है, जिसको हम शॉर्ट में रीट भी बोलते हैं, तो ये टोटली रीट का ही प्रीवियस ईयर है, उसी को मैं आज आपको सोल्व कराने वाला हूँ। चलिए, जो बच्चे सेशन के साथ अभी अभी जुड़े हैं उन सभी बच्चों को जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करा देनी है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चनों को प्रारंभ करने वाले हैं बिना किसी विलंब के। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। बहुत ज़्यादा समय हम लोग नहीं लगाएंगे, कल की तरह ही थोड़ा सा फास्टली लेकर सभी क्वेश्चंस को हम चलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे डिस्प्ले पर। निम्नलिखित में से किस शैली का नायिका चित्र वी परलब्धा है। यानी कि अब आप ये देखना है, पेंटिंग की एक शैली है, उसके अंदर नायिका का जो चित्र है उसको वी परलब्धा कहा जाता है। तो ये कौन सी शैली है, कौन से स्थान की शैली है बच्चों। एक आपको दिया गया है मेवाड़, एक ढूंढूडांड दिया गया है, एक हाड़ौती दिया गया है, एक आपको दिया गया मारवाड़। देखिएगा ये सभी के सभी प्लेस आपके राजस्थान से रिलेटेड है। हम इस बात को दोबारा भी डिस्कस करें, आज के जो सवाल हैं वो सभी के सभी राजस्थान की जो अध्यापक परीक्षा है जिसको हम रीट बोलते हैं उसी से संबंधित हैं। पूरा का पूरा जो पेपर है वो रीट के आधार पर ही आज आपको दिया गया है। लेकिन जो बच्चे टीचिंग एग्जाम से अलग आज हमारे सेशन के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। चलिए बात करते हैं बच्चों, पहले क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। देखिएगा, राजस्थान अपनी जो चित्रकला शैली है उसके लिए काफ़ी फेमस है। उसके अलग अलग ज़िलों के अंदर अलग अलग चित्रण शैली मौजूद हैं, तो उसमें से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी वहाँ की चित्रण शैली है जहाँ पर नायिका का जो चित्र है उसको क्या बोलते हैं, हम वी परलब्धा बोलते हैं। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं, आपको उसमें से सही का चयन कर लेना है और आपके पास अधिकतम जो समय है वो आपका क्या होने वाला है बच्चों, 4 सेकंड होने वाला है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को रिप्लाई करना है बच्चों। बात कर लेते हैं सही आंसर की। बी आपका यहाँ पर गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। वी परलब्धा जो चित्रण है ये कौन सी शैली का है, ये मेवाड़ का है। ये सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रत्येक राज्य सरकार के द्वारा अपनी योजनाएं जारी की जाती है, उसी प्रकार राजस्थान के अंदर एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था ऑपरेशन खेजड़ी। तो ऑपरेशन जो खेजड़ी है इसकी शुरुआत राजस्थान के अंदर कौन से सन से हुई थी, 1989, 1990, एक 1992, एक बच्चों 1991 आपको दिया गया है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। ऑपरेशन खेजड़ी का संबंध राजस्थान से है, इसकी शुरुआत राजस्थान में कौन से सन से की गई थी। चलिए सभी बच्चों को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराने हैं। ऑपरेशन खेजड़ी का संबंध बच्चों कौन से राज्य से है, तब आपको बताना है राजस्थान से है, और इसकी शुरुआत राजस्थान में कौन से सन से की गई थी। चलिए बात कर लेते हैं सही विकल्प की। आपके पास बच्चों ए विकल्प है, ये आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है, सी भी गलत है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो 1991 होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया था। देखिए, राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है जब सरकार किसी विभाग को पूर्ण रूप से अपने अंडर में ले लेती है तो उसको राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। ये आपके पास 4 विकल्प हैं, 1951, 1971, एक 1991, एक आपको दिया गया 1957।
चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण सरकार के द्वारा कब किया गया था? 1951, 1971, 1991, एक आपको दिया गया 1997। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की। बहुत सारे बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, तो फिर भी हम सही को डिस्कस कर लेते हैं। डी आपका बच्चों यहाँ पर गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी गलत है। 1951 यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 के अंदर देखिएगा सभी बच्चे, राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। बूढ़ी तीज जैसे हमारे यहाँ पे तीज मनाई जाती है, तो राजस्थान के अंदर भी बूढ़ी तीज मनाया जाता है। तो उसके लिए बच्चों जो विकल्प है वो एक है आपका भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, जिसको हम भादवा बोलते हैं। एक आपको दिया गया है श्रावण कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। एक आपको सी दिया गया भाद्रपद शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है। एक आपको दिया गया श्रावण शुक्ला तृतीया। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। राजस्थान के अंदर बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? बच्चों आपके पास 4 विकल्प हैं, उसी से आपको सही विकल्प का चयन कर लेना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग सही विकल्प के बारे में। तो बच्चों डी विकल्प आपका यहाँ पर गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है। भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को राजस्थान के अंदर बूढ़ी तीज मनाया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप ये मत सोचिएगा कि केवल राजस्थान की परीक्षाओं में ही ऐसे सवाल आने वाले हैं, ये ओवरऑल इंडिया में पूछे जाते हैं। और बच्चों मैं आपको ये कहने वाला हूँ कि आपको अध्यापक बनना है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, तो इस बात का कोई रोल नहीं है कि आपको केवल यूपी के अंदर ही बनना है या दिल्ली के अंदर बनना है। आप राजस्थान के अंदर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हो। जनरल कैटेगरी में आप फाइट करोगे, वहाँ पर भी आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। भारत में पूर्ण रूप से विलुप्त होने वाले जो जीव हैं उनकी सूची आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। देखिएगा बच्चों आपको बताना है जो पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। एक आपको बताया गया है एशियाई चीता, एक है जावाइन गैंडा, एक हिमालयन क्वेल, एक आपको दिया गया पिंक हेडेड डाक, एक आपको बी दिया गया बच्चों तेंदुआ गंगा की डॉल्फिन, एक दिया गया एशियाटिक सिंह, एक दिया गया गोडावन, एक दिया गया सोन चियरिया, एक आपको दिया है गिद्ध बीजू, एक आपको दिया गया बच्चों डेजर्ट लिजर्ड, एक दिया गया इनमें से कोई नहीं। बच्चों देखिए आपको केवल गिद्ध पर ही नहीं जाना है, क्योंकि आपकी जानकारी में अगर केवल एक है तो केवल एक के हिसाब से आपको आंसर नहीं देना है। एक ऐसे विकल्प का चयन करना है जिसके जीव वर्तमान समय में भारत से पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके हैं, उस वाले विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। बहुत ज़्यादा समय हमको इसमें नहीं लगाना है। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं सही विकल्प की। डी आपका बच्चों यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, ए विकल्प यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से सही है। भारत में पूर्ण रूप से विलुप्त होने वाले जो जीव हैं उनके लिए अगर हम किसी एक सही विकल्प का चयन करते हैं तो ए होगा एशियाई चीता, जावाइन गैंडा, हिमालयन क्वेल, एक पिंक हेडेड डाक, ठीक है। शॉर्ट में ध्यान रखना है पिंक हेडेड डाक, और एक आपको ध्यान रखना है क्वेल, एक आपको ध्यान रखना है जावाइन गैंडा, और एक ध्यान रखना है एशियाई चीता। ये लगभग भारत से पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके हैं। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम छठे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। प्लास्टिक की थैली के उपयोग पर सरकार ने प्रतिबंध क्यों लगा रखा है? वर्तमान समय में बहुत सारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्लास्टिक के जो बैग हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। उसका रीज़न क्या है? एक विकल्प है बच्चों आपके पास क्योंकि प्लास्टिक की थैलियाँ बनाने वाले टैक्स नहीं देते हैं। एक आपको दिया गया है बी विकल्प क्योंकि कपड़े की थैलियाँ इससे ज़्यादा सस्ती हैं। एक आपको सी दिया गया है क्योंकि सभी देश ऐसा कर रहे हैं। एक आपको डी दिया गया है क्योंकि यह नष्ट नहीं होती है। आपके पास 4 विकल्प है बच्चों, और मैक्सिमम 4 सेकंड के अंदर ही आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। कोई भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएगा, सभी बच्चों को तेज़ी के साथ अपने आंसर सबमिट कराने हैं।
प्लास्टिक की जो थैली है उसके उपयोग पर बहुत सारे राज्यों में बैन लगाया गया है। उसका रीज़न क्या है ये आपको बता देना है। चलिए बच्चों बात करते हैं यहाँ पर हम लोग सही विकल्प की। ए विकल्प आपका बच्चों यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। प्लास्टिक की थैलियों पर बैन इसलिए लगाया गया क्योंकि उपयोग करने के बाद जब प्लास्टिक की थैली को फेंक दिया जाता है, यदि वो किसी खेत आदि में चली जाती है तो वह कभी भी नष्ट नहीं होती है। यदि उसको जलाया जाता है तो उसका जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको बहुत ज़्यादा लॉस पहुंचाता है। तो इसलिए प्लास्टिक की थैली पर अधिकांश राज्य सरकारों के द्वारा बच्चों रोक लगा दी गई है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था ये आपको बताना है। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ये एक मस्जिद है जो प्राचीन काल में एक संस्कृत विद्यालयों को तुड़वाकर एक दिल्ली के सुल्तान के द्वारा बनवाई गई थी। दिल्ली के सुल्तान का नाम आपको बताना है। ए विकल्प आपको दिया गया अलाउद्दीन खिलजी, एक बच्चों दिया गया इब्राहिम लोदी, एक सी दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक और एक डी दिया गया गयासुद्दीन तुगलक। चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, ये राजस्थान के अंदर है। ये किसके द्वारा बनवाई गई थी? अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक और एक आपको दिया गया गयासुद्दीन तुगलक। कोई भी स्टूडेंट 4 सेकंड से अधिक समय नहीं लेगा। उस एक लिमिटेड समय के अंदर सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग सही विकल्प की। ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया गया था। ये सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जैव विविधता का संबंध किससे है? एक है विकल्प आपके पास वन्य जीवों के विविध रूपों से, एक है वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के विभिन्न रूपों से, एक आपको सी दिया गया प्रकृति से मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से। बच्चों एक डी आपको दिया गया पृथ्वी पर मिलने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधों से। अगर जैव विविधता की बात करते हैं तो बच्चों इसके लिए आप कौन से विकल्प का अच्छे से चयन कर पाते हो ये आप लोगों को बताना है। चलिए जैव विविधता का सही अर्थ क्या है? यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प हैं, एक सही विकल्प का आपको चयन कर लेना है। अरे भाई तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा सब बच्चे, सभी स्टूडेंट्स को रिप्लाई करना है। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की। आई थिंक आपका समय कंप्लीट हो चुका है तो हम लोग सही विकल्प की ओर बढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों ए विकल्प आपका दिया गया है, ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। सी यहाँ पर हमारा एक राइट विकल्प है और डी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है। जैव विविधता का सही संबंध किससे है? प्रकृति से मिलने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधों और प्राणियों में जो वैरायटी है उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोडिवर्सिटी बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जैव विविधता बोलते हैं। चलिएगा बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। किरण को उसके पड़ोसी द्वारा छुआ जाना पसंद नहीं है तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? ठीक है, किरण को उसके पड़ोसी के द्वारा छुआ जाना पसंद नहीं है, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? चुपचाप रहना चाहिए क्योंकि दूसरों को बताने से उसकी बदनामी होगी। एक बच्चों बी विकल्प दिया गया है, दोस्तों को नहीं बताना चाहिए क्योंकि सब उसका मजाक उड़ाएंगे। एक सी विकल्प दिया गया है, माता पिता को बता देना चाहिए। एक आपको डी दिया गया है, चुपचाप रहना चाहिए, नहीं तो पड़ोसी से व्यवहार क्या होगा? आपका बिगड़ जाएगा। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को रिप्लाई करना है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। किरण को उसके पड़ोसी के द्वारा छुआ जाना पसंद नहीं है। अगर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना होती है तो उसको यहाँ पर कौन सा एक्शन लेना चाहिए? चलिए तेजी के साथ बताना है। एक एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है, सभी बच्चों को इसका आंसर देना है। चलिए बच्चों बात करते हैं सही विकल्प की। ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। यदि किसी लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ की घटना होती है तो सबसे पहले
उस लड़की को अपने माता पिता को अवगत कराना चाहिए। उसके पश्चात यदि इसके अंदर पुलिस को सूचना देने वाला कोई विकल्प होता तो उसके बाद हम उसका भी चयन कर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट एक्शन होगा वो आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले उस घटना के बारे में आपको अपने माता पिता को अवगत कराने देना चाहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। राजस्थान में प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया था? हमारे राजस्थान के अंदर सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया था बच्चों? 4 आपको सिटी दी गई हैं। एक आपको दिया गया है गंगानगर, एक आपको दिया गया है भीलवाड़ा, एक आपको सी दिया गया है उदयपुर, एक डी आपको दिया गया ब्यावर। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को एक सही विकल्प का चयन कर लेना है। चलिए बिना किसी टाइम को लगाए सभी बच्चों को तेजी से अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। राजस्थान में प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था, उस सिटी का नाम आपको यहाँ पर बता देना है। चलिए सभी बच्चे अपने अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की। ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है। राजस्थान के अंदर पहला जो वस्त्र उद्योग है बच्चों वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? ब्यावर के अंदर स्थापित किया गया था। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या दिया गया है। जो व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान खरीद कर, सेंस को समझिएगा थोड़ा सा, जो व्यापारी बड़ी मात्रा में सामान को खरीद कर छोटे छोटे व्यापारियों को बेचते हैं वे क्या कहलाते हैं? ठीक है, एक आपको दिया गया है थोक व्यापारी, एक दिया गया है खुदरा व्यापारी, एक दिया गया हाट व्यापारी। हाट व्यापारी बोलते हैं जो मेले या किसी मंडी वगैरह में, मेले जैसी कंडीशन आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। हाट व्यापारी, एक आपको डी दिया गया, इनमें से कोई नहीं। चलिए जो व्यापारी बड़ी मात्रा में किसी सामान को किसी कंपनी से खरीदते हैं, उसको खरीदने के पश्चात वो छोटे छोटे व्यापारियों को बेच देते हैं, तो वे लोग क्या कहलाते हैं? चलिए अरे कॉमन सेंस के आधार पर ही आपको इसका आंसर दे देना है। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर सही विकल्प की। तो ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है बच्चों, बी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 12 भारत में जो देसी रियासतें थी उनका विलीनीकरण यानी कि उन सबको एक जगह मिलाने का जो श्रेय है, उनको संगठित करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? एक आपको दिया गया है बच्चों मोतीलाल नेहरू, एक आपको दिया गया है महात्मा गांधी, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया गया है, एक डी आपको दिया गया दादा भाई नौरोजी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। भारत में देसी रियासतों के विलीनीकरण का जो श्रेय है वो किसको जाता है? 4 विकल्प आपके पास है, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, एक आपको दिया गया दादा भाई नौरोजी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की बच्चों। देखिएगा बच्चों 4 सेकंड से ज़्यादा आपको समय नहीं लेना है, इतने आसान क्वेश्चन का आंसर आपको तेजी के साथ सबमिट करा देना चाहिए तब तक। चलिए बात करते हैं सही विकल्प की बच्चों। ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। सभी देसी रियासतों के एकीकरण का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, यानी कि सी विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। पंचायत राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? पंचायत राज व्यवस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त यानी कि मजबूत बनाने के लिए 73 जो संविधान के अंदर अमेंडमेंट हुआ था वो किस वर्ष बच्चों पारित किया गया था? देखिएगा एक है अधिनियम बनाना, एक है उसको पारित कर देना। चलिए तो यहाँ पर बच्चों ए विकल्प है 1990, एक 1991 है, एक 1992 है, एक आपको डी दिया गया 1993। इस एक्ट को कौन से सन में पारित किया गया था? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को बता देना है। अरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें भी इतना ज़्यादा टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए अरे तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा सभी। ए विकल्प बच्चों यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है और आपका बी विकल्प भी यहाँ पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका गलत है। अगर हम 73वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो बच्चों ये कौन से साल पारित किया गया था? 1992 में, और इसका संबंध किससे है? पंचायत राज व्यवस्था से है। चलिए बात करते हैं आगे
क्वेश्चन नंबर 14 की। प्लायन वेग या एस्केप स्पीड किसको कहा जाता है? बच्चों प्लायन वेग वह वेग है जब कोई रॉकेट या किसी वस्तु को हम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पार करना चाहते हैं या अंतरिक्ष से किसी वस्तु को पृथ्वी पर आना हो, तो जाने और आने दोनों के लिए ही उस वस्तु को प्लायन वेग की आवश्यकता होती है। तो प्लायन वेग कितना होता है बच्चों? एक आपको ए दिया गया है 12.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक आपको दिया गया है बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक आपको सी दिया गया है 13.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक बच्चों साथ ही साथ आपको डी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। प्लायन वेग कितना होता है? ये कक्षा 6 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो फिजिक्स के अंदर। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा बच्चों। ए विकल्प, चलो हम बात कर लेते हैं सही आंसर की। जिसने आंसर दे दिया बहुत अच्छी बात है, जो आंसर नहीं दे पाया उन सभी बच्चों को ध्यान से देख लेना है, ठीक है। पहला जो विकल्प है बच्चों आपके पास 12.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये आपका पूर्ण रूप से सही नहीं है, ये आपका पूर्ण रूप से गलत हो जाता है। एक आप देखिएगा डी भी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है। यदि हम प्लायन वेग की बात करते हैं तो बच्चों वो कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्लायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। आई होप दैट सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। आसमान में पाया जाने वाला एक तारा है जिसको हम बोलते हैं सबसे चर्चित पुच्छल तारा हैली, जो कि प्रति 76 वर्ष के अंतराल से हमको दिखाई देता है। अब ये नेक्स्ट टाइम हम लोगों को कब दिखाई देगा? एक आपके पास है बच्चों 2062, एक है 2026, एक है 2032, एक है 2056। आसमान में पाया जाने वाला एक पुच्छल तारा है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। ये लगभग 76 ईयर के अंतराल से पृथ्वी वालों को दिखाई देता है। तो अंतिम बार ये दिखा था, अब ये नेक्स्ट टाइम हम लोगों को कब दिखने वाला है? चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराएंगे बच्चों। बात करते हैं डी विकल्प की, ये पूर्ण रूप से गलत है। सी भी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है। ये हम लोगों को अब नेक्स्ट टाइम कब दिखाई देगा? 2062 में। चलिए बच्चे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ये तो बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? देखो पहले तो यही ध्यान रखना है कि वन महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? के.एम. मुंशी के द्वारा की गई थी, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि वन महोत्सव कौन से मंथ में और कौन सी तारीख को मनाया जाता है। चलिए एक आपको दिया गया है जुलाई में, एक आपको दिया गया अगस्त में, एक आपको दिया गया अप्रैल में, एक बच्चों डी दिया गया नवंबर में। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। वन महोत्सव बच्चों इंडिया के अंदर कब मनाया जाता है? 4 विकल्प आपके पास हैं, उसी से आप लोगों को एक सही विकल्प का चयन कर लेना है। चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। डी आपका पूर्ण रूप से गलत है बच्चों यहाँ पर, सी भी आपका गलत है, बी भी गलत है। जुलाई के अंदर आपका हमेशा क्या मनाया जाता है? वन महोत्सव। और इसकी जो डेट है बच्चों 1 से लेकर 7 जुलाई तक है। जुलाई के फर्स्ट वीक में हम क्या करते हैं? वन महोत्सव को मनाते हैं। वन महोत्सव पर प्रत्येक व्यक्ति को एक पेड़ जरूर लगाना होता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी काफ़ी डिमांडेड क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? एक आपको दिया गया 21 मई, एक आपको दिया गया 23 मई, एक आपको दिया गया 22 मई और एक बच्चों डी दिया गया है 24 मई। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अरे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, काफ़ी खास क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? गलत। साथ ही साथ बी भी आपका गलत हो जाता है। 23 मई को कभी भी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस नहीं मनाया जाता है। एक आपको डी दिया गया है, ये भी 24 आपका गलत है। यहाँ पर अगर हम सही की बात करते हैं तो सही आंसर बच्चों क्या होगा? 22 मई। अब आपको ये ध्यान रखना है, देखो जो अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस है वो कब मनाया जाता है बच्चों? 22 मार्च को, ठीक है। उसके बाद अगर हम वर्ल्ड अर्थ डे की बात करते हैं यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस, तो वो आपका कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। तो 2 आपके 22 से आ जाते हैं। अब तीसरा आपको ध्यान रखना है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? ये 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 22 तारीख से आपके 3 आंसर हैं। 22 मार्च को जल दिवस,
22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को बच्चों क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। स्थानांतरित कृषि, जिसको हम वालरा भी बोलते हैं, ये राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाई जाती है? स्थानांतरित जो कृषि है ये कौन से हिस्से में मनाई जाती है राजस्थान के? बच्चों एक आपको दिया गया है पूर्वी राजस्थान, एक आपको दिया गया पश्चिमी राजस्थान, एक आपको दिया गया उत्तरी राजस्थान, एक डी बच्चों विकल्प आपको दिया गया दक्षिणी राजस्थान। चलिए चलिए, अरे भाई सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। स्थानांतरित कृषि वालरा राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाई जाती है? चलिए बच्चों बात करते हैं यहाँ पर हम लोग सही विकल्प की। तो आपका ए विकल्प यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। स्थानांतरित कृषि हमेशा दक्षिणी राजस्थान में मनाई जाती है, ये सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। ऐसे स्थानों पर स्थानांतरित कृषि बनाई जाती है, उगाई जाती है जहाँ पर हम एक बार फसल उगाकर उस भूमि को इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ समय के बाद हम उसको खाली छोड़कर किसी दूसरे प्लेस पर खेती करना चालू कर देते हैं। इस प्रकार की खेती को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, या फिर राजस्थानी भाषा में इसको वालरा भी कहा जाता है। चलिए इसका जो हिस्सा है राजस्थान में कहाँ पर है, कौन से क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है? दक्षिणी राजस्थान में। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19, असंगत युगम को छांटिए। ग्रीष्म महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? माउंट आबू पर मनाया जाता है। एक आपको दिया गया चंद्रभागा मेला कहाँ? झालावाड़ में मनाया जाता है। एक आपको दिया गया ऊंट महोत्सव जैसलमेर। एक आपको दिया गया हाथी महोत्सव बच्चों जयपुर। चलिए चलिए, यहाँ पर आपको 4 मैचिंग दी गई है, जिसमें से 3 मैचिंग आपकी पूर्ण रूप से सही है और 1 मैचिंग बच्चों आपकी यहाँ पर गलत है, उसी का आप लोगों को चयन कर लेना है। चलिए चलिए तेजी के साथ बताइएगा सभी बच्चे। चलिए बात कर लेते हैं सही विकल्प की। जो 4 सेकंड का समय दिया गया था बच्चों वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ग्रीष्म महोत्सव हमेशा माउंट आबू पर मनाया जाता है, क्योंकि माउंट आबू के ऊपर जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वहाँ पर काफ़ी कूलिंग रहती है, ठंडा जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो पर्वत जो है वो ठंडे होते चले जाते हैं, इसलिए ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू पर मनाया जाता है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में मनाया जाता है, ये बात भी आपकी सही है। ऊंट महोत्सव जैसलमेर में नहीं मनाया जाता है बल्कि पुष्कर के अंदर मनाया जाता है, इसलिए सी आपका यहाँ पर गलत है। और हाथी महोत्सव हमेशा कहाँ मनाया जाता है? ये आपका जयपुर में मनाया जाता है, ये बात भी बच्चों आपकी क्या है यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। अब हम पेपर के एंगल से बच्चों देख लेते हैं। निगेटिवली ट्रू पूछा गया है तो उस हिसाब से तो ये उल्टा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऊंट महोत्सव कभी भी जैसलमेर में नहीं मनाया जाता है, बल्कि इसका जो मनाने का स्थान है बच्चों वो आपका पुष्कर राजस्थान है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ये क्या है? एक शाही रेलगाड़ी है, एक आरामदायक बस है, एक विमान सेवा है, एक डी आपको दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। चलिए चलिए सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे, वो भी तेजी के साथ। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक सही विकल्प की। क्वेश्चन नंबर 20 एक बार अगर आप पढ़ना चाहो तो दोबारा से पढ़ सकते हो। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स क्या है? इसके लिए आपके पास बच्चों 4 विकल्प है। तो सही विकल्प की अगर हम बात करें तो डी आपका यहाँ पर गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी गलत है। ये एक शाही रेलगाड़ी है, इसी को आपको ध्यान रख लेना है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। वाहनों के धुएं से कौन सा प्रदूषण फैलता है? ये यहाँ पर आपको बता देना है। जितने भी हमारे वाहन हैं उन सभी वाहनों से जो पोल्यूशन फैलता है तो उसके लिए कौन कौन सी जहरीली गैसें आपकी जिम्मेदार हैं? एक है कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों, एक दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, एक आपको सी दिया गया है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, एक आपको दिया गया है डी उपयुक्त सभी। वाहनों के धुएं वाहन के धुएं कौन से प्रदूषक उपस्थित होते हैं? जो वाहनों का धुआं होता है उसके अंदर कौन से प्रदूषण फैलाने वाले तत्व होते हैं? वे आपके पास बच्चों डी विकल्प दिया गया है उपयुक्त सभी, सी दिया गया है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, एक बताया गया है बी कार्बन डाइऑक्साइड, एक ए आपको बताया गया कार्बन मोनोऑक्साइड।
तो आप लोग जो है 4 सेकंड का समय ले सकते हैं, उसी के अंदर आपको एक सही विकल्प का चयन कर लेना है। चलिए बच्चों, सही विकल्प की बात करते हैं यहाँ पर हम लोग। ए आपका पूर्ण रूप से सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, क्योंकि ये सभी तत्व वाहनों के धुएं में पाए जाते हैं। तो पेपर के हिसाब से अब हमारा जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है उपयुक्त सभी। आई थिंक आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन है और इन्वायरमेंटल स्टडी के हिसाब से काफ़ी खास भी है। चलिए बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 की। स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई क्या है? स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई क्या है? एक आपको दिया गया है बच्चों नगर निगम, एक आपको दिया गया है नगर परिषद, एक आपको दिया गया है नगर पालिका और एक आपको दिया गया है डी ग्राम पंचायत। स्थानीय स्वशासन की जो इकाई है वह आपकी क्या है? नगर निगम, नगर परिषद, एक आपको दिया गया है नगर पालिका, एक आपको दिया है ग्राम पंचायत। यहाँ पर आपको एक मेन यूनिट का सिलेक्शन करना है। स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की जो मेन यूनिट है बच्चों वो क्या है? चलिए तेजी के साथ सभी को अपने आंसर देने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, इससे इजी क्वेश्चन आज की स्लाइड में आपको मिलने वाला नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सही विकल्प की। तो बच्चों ए आपका यहाँ पर गलत है, बी आपका गलत है, सी भी गलत है। इतनी तो खुद ही हम लोगों को सेंस होनी चाहिए। ग्रामीण स्वशासन अगर आया तो ग्रामीण वाला आपका एक ही विकल्प है, वो है डी। तो इसका मतलब यही आपका क्या होगा? पूर्ण रूप से सही होगा। परीक्षाओं के अंदर इतने आसान क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जामिनर के द्वारा रख दिए जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 की, 23 की। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर स्थित है? जहाँ पर रेत के ऊपर रिसर्च की जाती है उसको हमने क्या नाम दिया है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये भारत में कहाँ पर है बच्चों? एक आपको दिया गया है जैसलमेर बाड़मेर, एक आपको दिया गया है जालोर सिरोही, एक आपको दिया गया है सी जोधपुर नागौर, एक डी आपको दिया गया नागौर अजमेर। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर बाड़मेर, जालोर सिरोही, एक जोधपुर नागौर, एक दिया गया है डी नागौर अजमेर। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराएंगे सभी बच्चे। अब हम लोग बच्चों यहाँ पर सही विकल्प की अगर बात करें तो डी आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है। राष्ट्रीय मरु उद्यान भारत में कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर बाड़मेर। आप राज्य के हिसाब से राजस्थान मान सकते हैं, लेकिन अगर हम प्लेस और ज़िले के हिसाब से बात करते हैं तो जैसलमेर बाड़मेर के अंदर इसको रखा गया है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 की। राज्य में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है? राज्य में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बच्चों कौन सा है जो कि राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में है? एक है नेशनल हाईवे 8, एक आपको दिया गया नेशनल हाईवे 15, एक 14 आपको दिया गया है, एक नेशनल हाईवे आपको दिया गया 15। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। ए आपका बच्चों यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, डी आपका यहाँ पर बच्चों क्या है? पूर्ण रूप से गलत तो नहीं है, लेकिन ये रिपीटेड है, तो यहाँ पर राइट आंसर भी बच्चों आपका क्या है? नेशनल हाईवे 15। तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो कि पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र से कनेक्टेड है? उसका नाम है नेशनल हाईवे 15। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। आपके गांव की दुकान जहां सभी तरह की सामग्री मिल जाती है, वह दुकानदार आपके दुकान की सामग्री कहां से लाता है या खरीदता है? ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही कॉमन सेंस के आधार पर डिपेंडेंट सवाल है। हमारे गांव की दुकान जहां सभी तरह की सामग्री मिल जाती है, वह दुकानदार अपने सामान की सामग्री कहाँ से लाता है? छुटकारा व्यापारी से लाता है, थोक व्यापारी से लाता है, एक लाता है किसान से, या फिर किसी फेरी वाले से खरीद कर लाता है? चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है रे, आप सभी को बता देना है। और बच्चों मैं आप सभी को ये कंफर्म करा देता हूँ, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें किसी भी बच्चे को बहुत डिले नहीं करना है। ऐसे बच्चे जो चैनल के साथ नए हैं
उन सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और डेली सभी बच्चों को रात्रि 9 बजे लाइव आ जाना है। चलिए बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम इसके राइट आंसर की। ए विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। गांव के अंदर जो दुकानदार होता है वो अपनी सभी सामग्री कहाँ से खरीदता है? वो एक थोक विक्रेता से खरीदता है। यही आपका राइट आंसर हो जाना है। आज की जो क्लास है बच्चों, ये रीट को ध्यान में रखकर तैयार की गई थी और मैं आपको एकदम सही बताने वाला हूँ। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो रीट से लिए गए हैं और रीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही आज के टेस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया था। अपने पास से कोई भी क्वेश्चन तैयार नहीं किया गया है, तो इसलिए जो भी बच्चे रीट के लिए अप्लाई किए हैं उन सभी बच्चों को इस क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। आज की वीडियो बच्चों आपकी ख़त्म हो चुकी है, आज की क्लास आपकी ख़त्म हो चुकी है। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।